आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर मतलब एकल स्टेज प्रवर्धक, इसका हिंदी में नाम है एकल स्टेज प्रवर्धक। इसमें हम जो एम्पलीफायर्स हैं वो ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर्स का मेनली स्टडी करेंगे। तो हम इसमें ये जानते हैं कि एम्पलीफायर्स की एनालिसिस दो तरीके से हो सकती है, एक तो ग्राफिकल विधि से, ग्राफिकल मेथड से, दूसरी मैथमेटिकल मेथड से मतलब गणितीय विधि से। तो ग्राफिकल मेथड जो मेनली यूज होता है वो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में यूज होता है, मतलब जो आपका सिग्नल लार्ज हो। और जो मैथमेटिकल मेथड मेनली हम यूज कर रहे हैं वो हम स्मॉल सिग्नल के लिए मेनली यूज करते हैं, जब हमारा इनपुट सिग्नल स्मॉल हो। सिग्नल मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं, स्मॉल सिग्नल। और इसमें भी मैथमेटिकल मेथड की एसी इक्विवेलेंट मेथड जो है तीन तरीके के होते हैं। एक हाइब्रिड पैरामीटर मेथड होता है, इम्पीडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर मेनली हम यूज करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम हाइब्रिड पैरामीटर मेथड को पढ़ने से पहले हाइब्रिड पैरामीटर क्या होते हैं, एच पैरामीटर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एच पैरामीटर एक्चुअली किसी सर्किट को एच पैरामीटर के रूप में या फॉर्म में दर्शाना हो तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी सर्किट को एक ब्लैक बॉक्स के रूप में दिखाया जाता है और उसमें दो इन टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट में 1 डैश के बीच में इनपुट दिया जाता है और 2 डैश टर्मिनल के बीच में आउटपुट दिया जाता है। एक्चुअली ये 4 टर्मिनल नेटवर्क पर आधारित होती है जो आपकी एसी इक्विवेलेंट मेथड है। अब इसमें हम किसी भी सर्किट को यदि एच पैरामीटर के टर्म में एनालाइज करना चाह रहे हैं, मतलब या किसी सर्किट के इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स को इंटर रिलेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर, तो हम ये देखेंगे कि इसमें दो डिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं और दो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मतलब V1 और I2, इन दोनों को डिपेंडेंट पैरामीटर माना जाता है और जो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज मतलब I1 और V2 को इंडिपेंडेंट पैरामीटर माना जाता है। मतलब हम हाइब्रिड पैरामीटर का मतलब एक तरह से इनपुट की वोल्टेज है और उसको इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की टर्म्स में लिखते हैं, और ऐसे ही आउटपुट की करंट को इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में लिखते हैं। इसलिए इसे हाइब्रिड कह रहे हैं, मतलब इंटर रिलेटेड है। इनपुट को आउटपुट के टर्म में लिख रहे हैं, V1 को V2 के टर्म में लिख रहे हैं, I2 को I1 के टर्म में लिख रहे हैं। तो ये जो पैरामीटर्स H11, H12, H21, H21 इनको हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। इनमें स्पेशली जो H11 है वो V1 का I1 पर डिपेंडेंसी दिखा रहा है और H12 V1 की V2 पर डिपेंडेंसी दिखा रहा है। ऐसे ही H21 I2 की I1 पर डिपेंडेंसी दिखा रहा है, H22 I2 की V2 पर डिपेंडेंसी दिखा रहा है। एक तरह से इनको देखा जाए तो V1 और I1 आपस में दोनों पैरामीटर्स इनपुट पैरामीटर्स हैं और इन दोनों को रिलेट कर रहा है H11। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही H12 V1 V2 को रिलेट कर रहा है, H21 I2 I1 को और H22 I2 V2 को रिलेट कर रहा है। तो ये हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं, चार नाम हैं, इनकी समरी बना सकते हैं। और इसमें H11 जो है और H21 जो है ये दोनों पैरामीटर्स इनपुट करंट मतलब इनपुट करंट से हम इनपुट वोल्टेज का रिलेशन दिखा रहे हैं और इनपुट करंट का क्या प्रभाव पड़ेगा I2 पर ये दिखा रहे हैं। तो ये दोनों पैरामीटर जो हैं वो फॉरवर्ड पैरामीटर्स हैं, एक तरह से इनपुट से चाहे वो इनपुट पर ही प्रभाव हो या इनपुट से आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इनको फॉरवर्ड पैरामीटर कहते हैं, ये दर्शाते हैं। रिवर्स पैरामीटर H12 और H22 को रिवर्स पैरामीटर कहते हैं। ये एक्चुअली आउटपुट V2 का रिलेशन दिखा रहे हैं या तो इनपुट से या फिर आउटपुट से ही। तो एक तरह से V2 से V1 की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको रिवर्स पैरामीटर कहते हैं। बाकी इनको फॉरवर्ड रिवर्स क्यों कहते हैं, उनकी क्या यूनिट्स होते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में अभी इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पर एच पैरामीटर का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो एच पैरामीटर का मान ज्ञात करने के लिए पहले इस इक्वेशंस को एक बार फिर से देखेंगे। एच पैरामीटर एक्चुअली H11 यदि मेजर करना है तो हमें H12 को रिमूव करना होगा, ऐसे ही H21 मेजर करना है तो H22 को रिमूव करना होगा। तो इसका मतलब H11 और H21 दोनों को ज्ञात करने के लिए V2 को 0 पुट करने से हम H11 H21 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्थात आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने से हम
H11 H21 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि H11 H21 जो है आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करके निकाल सकते हैं, मतलब V2 को 0 पुट करके। तो इक्वेशन 1 और 2 जो हमने लिखी थी उसी में हम पुट करेंगे V2 को 0, तो उससे क्या आएगा, V1 की वैल्यू H11 I1 और I2 की वैल्यू H21 I1, मतलब जो सेकंड टर्म्स हैं वो इन दोनों की इक्वेशन की, दोनों समीकरण की समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि V2 की वैल्यू 0 है। तो H11 की वैल्यू आएगी V1 अपॉन I1 और H21 की वैल्यू आएगी I2 अपॉन I1। तो V2 की वैल्यू जब 0 पुट की है तब H11 की वैल्यू निकाली है और H21 की वैल्यू निकाली है। ये हमने देखा कि H1 और H21 की वैल्यू निकालने के लिए आउटपुट को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि V1 अपॉन I1 जो है H11 है और I2 अपॉन I1 H21 है। इसीलिए इनको फॉरवर्ड पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि इनपुट से दूसरी तरफ जा रहे हैं आउटपुट की तरफ, ये फॉरवर्ड पैरामीटर्स हैं। इसमें अब H11 और H21 को इन दोनों के क्या एक और नाम हो सकते हैं, देख सकते हैं। V1 अपॉन I1 मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो एक तरह से वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, इंपिडेंस होता है, या तो रेजिस्टेंस होता है। यदि AC है तो इंपिडेंस लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो इंपिडेंस रहेगा, और यदि ये रियल वैल्यू आती है तो ये रेजिस्टेंस होगा। तो इन जनरल इंपिडेंस कहते हैं। तो H11 जो है एक तरह से इनपुट इंपिडेंस है, हिंदी में कहें तो निविष्ट प्रतिबाधा है। इसको एक नया सिंबल दे सकते हैं H, और सफिक्स में लिखेंगे I। ऐसे ही H21 क्या है, I2 अपॉन I1। ये क्या है, करंट गेन है एक तरह से, मतलब करंट का रेशियो है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये फॉरवर्ड करंट रेशियो कह सकते हैं, अग्रधारा अनुपात, F फॉर फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड करंट रेशियो। ऐसे ही यदि H12 और H12 और H22 को याद करना हो तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में I1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, मतलब इनपुट टर्मिनल को ओपन सर्किट कर देंगे, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होती है, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो 1 और 2 में हमने I1 की वैल्यू 0 पुट की, उन इक्वेशन को एक बार देखेंगे तो V1 बराबर H12 V2 और I2 बराबर H22 V2 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से H12 और H22 की वैल्यू निकाल लेंगे, V1 अपॉन V2, और जबकि I1 0 है, और H22 की वैल्यू निकाल लेंगे I2 अपॉन V2, जबकि I1 की वैल्यू 0 है। V1 अपॉन V2 एक तरह से वोल्टेज का रेशियो है, और ये रिवर्स में है, V1 ऊपर है V2 नीचे, मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट है। नॉर्मली आउटपुट अपॉन इनपुट रेशियो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनपुट अपॉन आउटपुट, इसलिए इसे रिवर्स वोल्टेज गेन कह सकते हैं। और I2 अपॉन V2 में ये आपका क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज। तो ये इम्पिडेंस का उल्टा है, मतलब एडमिटेंस है। ये एडमिटेंस किसकी है, आउटपुट की। तो इसलिए H22 का नाम आउटपुट इम्पिडेंस, और H12 का मान जो नाम है वो रिवर्स वोल्टेज गेन भी कह सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि H12 को हमने देखा कि रिवर्स वोल्टेज गेन HR लिख सकते हैं, R फॉर रिवर्स। H22 को आउटपुट इम्पिडेंस मतलब H आउटपुट, HO कह सकते हैं। रिवर्स वोल्टेज एक तरह से आपका उत्क्रम वोल्टेज लाभ कहेंगे हिंदी में, और आउटपुट इम्पिडेंस निर्गत प्रतिबाधा कहेंगे हिंदी में। तो एक तरह से हमने ये एक समरी बनाई है इसकी कि H11 का नाम HI है, H12 का नाम HR है, H21 का नाम HF है, H22 का नाम HO है। लेकिन ये हमने पैरामीटर जो है किसी भी पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स के टर्म में निकाले हैं। अब इसको ट्रांजिस्टर के टर्म में यदि अप्लाई करना हो तो हमारे पास ट्रांजिस्टर की हमने ECD में भी देखी, 3 तरह की कन्फिग्रेशन होती है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमीटर में जो टर्मिनल कॉमन होता है वो E होता है, इसलिए इसके सफिक्स में I के साथ E और लिख देंगे। ऐसे ही कॉमन बेस में बेस टर्मिनल जो है कॉमन होता है, इसलिए इनके सफिक्स में B और लगा देंगे, IRFO के बाद B और लगा देंगे। ऐसे ही कॉमन कलेक्टर में IC, RC, FC, OC। ये जनरल नोटेशन है कि हम किस ट्रांजिस्टर में कैसे यूज़ करते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें जो स्टडी करनी है इसमें वो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की एनालिसिस, मतलब जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है उसका विश्लेषण करना है, यदि हिंदी में कहें तो हम जानते हैं कि कॉमन एमीटर जो ट्रांजिस्टर है उसमें एमीटर कॉमन होता है, बेस इनपुट होता है, कलेक्टर आउटपुट होता है। मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वो बेस पे देंगे और एमीटर को ग्राउंड रखेंगे, मतलब बेस और एमीटर के बीच में इनपुट देंगे, ये इनपुट हो गया बेस और एमीटर के बीच में, कलेक्टर और एमीटर के बीच में आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर इनपुट करंट IB होगी, आउटपुट करंट IC होगी। IB और IC एंटर करती हैं और IE बाहर निकलती है एमीटर से। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है इसलिए एमीटर पर एरो बाहर की तरफ है। ये हमने ECD में पिछले सेमेस्टर में देखा था। अब इसमें यहाँ पर यदि ब्लैक बॉक्स के टर्म में देखना चाहें तो इस सर्किट को हमने ब्लैक बॉक्स के रूप में बनाया है, मतलब एस पैरामीटर एनालिसिस करना चाह रहे हैं
तो ये I1 करंट है, IB के बराबर आएगी, और जो बेस और मीटर के बीच की वोल्टेज VBE कह लीजिए या VB कह लीजिए, क्योंकि मीटर वोल्टेज 0 है, तो ये V1 बराबर VB हो जाएगी इनपुट में। आउटपुट की तरफ देखते हैं तो जो कलेक्टर और मीटर के बीच की वोल्टेज है वो VCE है, क्योंकि मीटर ग्राउंड किया गया है तो VC हो जाएगा। तो जो कलेक्टर वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज V2 के बराबर आ जाएगा, और I2 बराबर IC के होगा, मतलब जो कलेक्टर में करंट एंटर कर रही है वो I2 के बराबर होगी। तो इन I1 V1 और I2 V2 को हमने एच पैरामीटर के टर्म में रिलेट किया हुआ है हाइब्रिड इक्वेशंस में। अब उनमें हमें करना क्या है कि केवल V1 की जगह VB, I1 की जगह IB, I2 की जगह IC और V2 की जगह VC पुट करनी है। तो हमने जो इक्वेशन अभी बताई है उनको आपने देखा, उसी में हम इनको रिप्लेस करेंगे और इससे हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी VB इक्वल टू HIE IB प्लस HRE VC। ये एक तरह से H11 है जिसका नाम HIE हो गया क्योंकि कॉमन एमीटर है, जो हमने अभी बताया था। ये H11 I1 था, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2। V2 की वैल्यू VC है और H12 की वैल्यू HRE है, क्योंकि H12 जो है वो HR के बराबर है, H12 HR के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर HR लिखा, और E इसलिए क्योंकि कॉमन एमीटर है। ऐसी इस प्रकार से हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे तो IC बराबर HFE IB प्लस HOE VC आ जाएगा, क्योंकि IC I2 की जगह लिखा गया है, और H जो 21 है और H22 है उनकी वैल्यू HFE और HOE लिखी गई है, क्योंकि H21 HF है और H22 HO है। तो यहाँ पर इनपुट करंट IB I1 है और आउटपुट वोल्टेज V2 जो है VC है। तो इक्वेशन 7 और 8 जो है हमारी कॉमन एमीटर के लिए AC इक्विवेलेंट H पैरामीटर्स इक्वेशन कहलाएंगी। अब इसका हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर बनाना चाहेंगे इन इक्वेशंस को देखकर, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 7 है ये वोल्टेज लिखी हुई है और दो टर्म्स के समेशन के फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब ये दो वोल्टेज हैं उनका समेशन एक वोल्टेज के बराबर आ रहा है। तो इसी तरह से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के फॉर्म में देख सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब एक वोल्टेज है वो इक्वल टू है दो वोल्टेज के समेशन के इक्वल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो जीरो होता है समेशन। तो एक तरह से ये प्लस है, ये दोनों माइनस में है, इसे ले जाकर हम देख सकते हैं इक्वल टू जीरो है। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ के फॉर्म में देखा जा सकता है, मतलब हर एक टर्म जो है वोल्टेज के फॉर्म में आएगी। तो एक तरह से इसे ऐसे दिखा सकते हैं। सर्किट में देखना चाहेंगे तो जो डायग्राम बनेगा, VB जो है एक वोल्टेज है और HIE एक रेसिस्टेंस है और IB एक करंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वोल्टेज आएगी, और ये HRE VC एक वोल्टेज है जो कि इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, और इन दोनों का समेशन इसके बराबर आ जाएगा। तो VB बराबर HIE IB प्लस HRE VC। ऐसे ही यदि इक्वेशन नंबर 8 को देखेंगे तो इसमें एक करंट लिखी हुई है, ये दो करंट के समेशन के बराबर में लिखी जा सकती है, और ये जो IC है वो इस तरह से दिखाई जा सकती है KCL के फॉर्म में, किरचॉफ करंट लॉ। जो HFE IB है और HOE VC है, ये एक तरह से ये एडमिटेंस है। HOE हमने बताया था एडमिटेंस है। तो ये जो एडमिटेंस है आउटपुट एडमिटेंस बताया था, और ये करंट गेन है रिवर्स, ये करंट फॉरवर्ड करंट रेशियो है। तो ये जो दो करंट हैं उनका समेशन IC के बराबर आ रहा है, कलेक्टर करंट। तो ये आउटपुट टर्मिनल जो VC है, इससे जो करंट अंदर जा रही है IC, वो दो करंट के समेशन के बराबर है। इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यदि इन दोनों इक्वेशन को देखें तो एमीटर इसमें कॉमन आ रहा है, और ये बेस है, ये कलेक्टर आउटपुट है। तो यदि एमीटर ग्राउंड किया गया है, कॉमन किया गया है, ये कॉमन एमीटर की बात चल रही है, तो इसको कंबाइन करके हम एक सर्किट पूरा इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक VB इनपुट में लगा हुआ है, IB करंट है, HIE रेजिस्टेंस है, HRE VC एक वोल्टेज है, और एमीटर कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो कलेक्टर पे आ रहा है, इनपुट जो है बेस से जा रहा है। तो ये IC दो करंट कंपोनेंट के समेशन के बराबर है। अब यदि इसमें सर्किट को कंप्लीटली पूरा करना हो तो इसमें इनपुट पर वोल्टेज सोर्स भी होना चाहिए, आउटपुट पर लोड भी होना चाहिए। तो ये इनपुट पर जो वोल्टेज सोर्स VS है और RS जो है वो लगा दिए गए हैं। VS सिग्नल वोल्टेज है, RS हमारा एक तरह से इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल, जो हमारा सिग्नल सोर्स है, जो स्रोत है हमारा, उसका आंतरिक
प्रतिबाधा है, आंतरिक प्रतिरोध है RS। और ऐसे ही लोड पर देखेंगे, भार पर, तो RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है, मतलब भार प्रतिरोध है। VC आउटपुट जो वोल्टेज है वो RL पर प्राप्त की जाएगी। VC जो है IC इंटू RL के बराबर आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज ड्रॉप करती है, मतलब धारा की दिशा में वोल्टेज घटती है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिखेंगे और करंट अंदर जाएगी, तब VC बराबर IC RL लिखेंगे, लेकिन IC बाहर जा रही है तो इसलिए कहेंगे VC बराबर माइनस IC इंटू RL। ये जस्ट सिंपल है कि भाई V बराबर IR लिखा हुआ है, धारा की दिशा उल्टी है इसलिए माइनस आया हुआ है। तो ये जो हमारा सर्किट है ये एक तरह से हाइब्रिड इक्विवेलेंट AC ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का हाइब्रिड तुल्यांक परिपथ है जो कि AC पैरामीटर सिस्टम में बनाया गया है। और ये हमने बता ही दिया कि VS क्या है, सिग्नल वोल्टेज है। RS जो है वो इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ सोर्स है, मतलब आंतरिक प्रतिबाधा है सोर्स की, स्रोत हिंदी में कहते हैं सोर्स को। और RL जो है लोड रेजिस्टेंस है, मतलब भार प्रतिरोध है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम ये कह रहे थे इस लेक्चर में आपको इनके यूनिट्स भी बताए जाएंगे, HIE, HRE, HFE, HOE, या फिर इन जनरल कहें तो HI, HF, HR, HO के पैरामीटर्स के यूनिट। अब यूनिट देखने के लिए एक बार हम इनकी वैल्यूज को देखेंगे। यहाँ पर हमने बताया था कि H11 एक तरह से HI है, V1 अपॉन I1 है। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है। तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो यूनिट बनेगी ओम। तो H11 की यूनिट बनेगी ओम। H21 करंट का रेशियो है, तो दोनों की यूनिट सेम है, डिवाइड करेंगे तो कोई यूनिट नहीं आएगी। ऐसे ही H12 जो है V1 अपॉन V2 है, ये भी यूनिटलेस रहेगा क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, डिवाइड करोगे तो कोई यूनिट नहीं आएगी, मतलब एक वैल्यू आएगी, यूनिट कोई नहीं होगी। H22 I2 अपॉन V2 है, तो ये एम्पियर है, वोल्ट है, एम्पियर अपॉन वोल्ट एक तरह से ये एडमिटेंस है, तो एम्पियर अपॉन वोल्ट या फिर कोई भी मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट या माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट इसकी यूनिट हो सकती है। तो फाइनली हम ये देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ एच पैरामीटर क्या बनी, HI जो इनपुट H11 है तो उसका यूनिट ओम आएगी, HR और HF यूनिटलेस रहेंगे, HO जो है माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट इन जनरल यूनिट आती है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।